नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की इस सीरीज में आज का हमारा जो वीडियो है वो कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल के चैप्टर 2 से संबंधित होगा। चैप्टर 1 को हमने पिछले वीडियो में अत्यधिक विस्तृत तरीके से तथा उसके अभ्यास प्रश्नों को एक विश्लेषणात्मक तरीके से समझने का प्रयास किया। अब आइए इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 9 ज्योग्राफी के अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं तथा उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह चैप्टर यह चैप्टर भारत भूगोल के एक बेस के रूप में हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, जो कि आगे भारत के भूगोल को स्टैंडर्ड लेवल में समझने के लिए हमारी सहायता करेगा। तो आइए साथियों, चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर और उसे समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यह चैप्टर 2 है, जो कि भारत का भूगोल कक्षा 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर है। और अगला पिछला चैप्टर यानी कि जिसमें था भारत आकार और स्थिति, उसको हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और समझा। आइए इस चैप्टर को भी उसी भांति विश्लेषणात्मक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत के भूगोल को समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी विकसित हो सके, ताकि आगे के एग्जाम में एक स्टैंडर्ड लेवल की जानकारी को इकट्ठा करने में हमें कोई भी परेशानी न हो, क्योंकि यही बेस आगे चलकर स्टैंडर्ड लेवल की जानकारी बनाने में हमारी सहायता करेगा। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूपों जैसे कि पहाड़, मैदान, पठार और तथा द्वीपीय क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी हमें मिलेगी तथा उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हमें मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, पढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? हम सभी यह जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है, जहाँ भौतिक रूप से यानी कि प्राकृतिक जो इस पूरे भारतीय भूभाग की बनावट है, उसमें पर्याप्त विविधता पाई जाती है। कहीं पर यह पर्वत ऊंचे ऊंचे, तो कहीं पर यह समतल मैदान, तो कहीं पर पठारी क्षेत्र, तो कहीं पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। इस प्रकार भारत अत्यधिक स्थलाकृतियों की दृष्टि से विविधता भरा देश रहा है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं और उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह, जो कि हमारे भारतीय भूभागों के अलग अलग हिस्से में देखे जाते हैं, इनके निर्माण की एक प्रक्रिया रही है, जिसे अभी हम एक छोटे से पैराग्राफ के रूप में देखेंगे। इस निर्माण की प्रक्रिया को एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे कि इस भारत का निर्माण तथा संपूर्ण पृथ्वी का जो महाद्वीप है तथा महासागर है, उसका निर्माण कैसे हुआ, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने तथा नदियाँ कैसे बनी। इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड जब लेवल की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस वीडियो में हम एक बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, जिससे जब हम उस स्टैंडर्ड टॉपिक को पढ़ें, उस स्टैंडर्ड टॉपिक के बारे में जानें, तो हमें कोई भी परेशानी न हो।
यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिसमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। संगमरमर एक कठोर प्रकार का पत्थर होता है जो कि एक प्रकार की चट्टान ही या शैल ही है, तथा कुछ सेल खड़ी यानी चूना पत्थर की तरह मुलायम होती हैं, इसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा में भी भिन्नता पाई जाती है। यह भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसकी विविधता को बताने का यह पैराग्राफ प्रयास कर रहा है, जिसे समझिए। यह बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत में कहीं पर पर्वत, कहीं मैदान, कहीं पर घाटियां तो कहीं पर पठार पाए जाते हैं। इसी प्रकार भारत में अनेक प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, कहीं अत्यधिक कठोर चट्टानें तो कहीं अत्यधिक मुलायम चट्टानें। ये सभी चट्टानें वहाँ की जो पर्यावरणीय स्थिति है, ये मृदा जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रंगों में पाई जाती है, वहाँ की पर्यावरणीय स्थिति या वहाँ की जो चट्टानें हैं उनसे प्रभावित होती है, जो कि भारत को एक भौतिक रूप से विविध देश बनाने में अपना योगदान करती हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ। आज जो स्थलाकृतियां हमें संपूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दिखते हैं, ये एक साथ निर्मित नहीं हुए हैं। ये इनका निर्माण विभिन्न कालों में धीरे धीरे हुआ है, जिनके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण। इन्हें हम 1 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। अपक्षय का तात्पर्य होता है जैसे कोई चट्टान एक स्थान पर पड़ी है, उसमें दिन में अत्यधिक धूप पड़ रही है जिससे उनमें प्रसार हो रहा है, और रात में ठंड के कारण उनमें फिर से सिकुड़न हो रहा है। इस प्रकार की जब प्रक्रिया लगातार कई सैकड़ों हजारों वर्षों में होती है तो उन चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। कोई चीज़ यदि बार बार फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो उसमें उनके कणों में जो उनके पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं उनमें आपस में जो है वो सेपरेशन होने लगता है, यानी कि उनमें चटकने पड़ जाती हैं जिससे वे बिखर जाती हैं टूट फूट के। इसी क्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसे जब हम स्टैंडर्ड लेवल की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से इनके कारकों, इनके प्रभाव आदि के बारे में समझेंगे। दूसरा यहाँ पे जो टर्म हम आया है अभी, अपर्दन। अपर्दन अपक्षय की प्रक्रिया से ही संबंधित है। जो चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं, अगर यदि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, चाहे वह जल के द्वारा बहा कर ले जाई जाएं या पवन के द्वारा उड़ा कर ले जाई जाएं, उसे अपर्दन कहते हैं। तथा जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे यदि कुछ चट्टानें जो बिखरी हुई थी वह नदियों के द्वारा बहाकर मलबा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जा रही होती हैं तो उसे अपर्दन कहा जाता है। और यदि वही जो मलबा किसी स्थान पर जाकर नदियों द्वारा छोड़ दिया जाता है तो उसी को हम निक्षेपण कहते हैं। तो अपर्दन, अपक्षय तथा निक्षेपण को हमने समझा। एक शब्द है उच्चावच, को भी हम समझ लेते हैं कि उच्चावच क्या होता है। उच्चावच ये होता है कि जैसे यदि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें तो पृथ्वी एक समान समतल नहीं है, ना तो एक समान ऊंची है। कहीं पर पर्वत तो कहीं पर मैदान, कहीं पर पठार, कहीं पर घाटियां हैं। इसी को जो क्रम होता है इसी को उच्चावच बोला जाता है। तो हमने देखा कि भूगर्भिक निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, इन्होंने भारतीय उच्चावच को वर्तमान स्वरूप देने का प्रयास किया है तथा उसमें भूमिका निभाई है। चलिए आगे पैराग्राफ में देखते हैं। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण
की व्याख्या करने की कोशिश की। इस तरह एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यह पैराग्राफ कह क्या रहा है। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत पठार नदियां मैदान कैसे बने, इस संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हम अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। परंतु इन सिद्धांतों में एक सिद्धांत अत्यधिक सर्वमान्य है, जो काफी पिछले समय से एक अपनी जो स्थिति है उसकी स्थिति एक सर्वोपरि सिद्धांतों में बनी हुई है। यानी कि वह सिद्धांत अभी तक के जितने भी सिद्धांत इन उच्चावचो इन भौतिक स्वरूपों के निर्माण के संबंध में दिए गए हैं उनमें सर्वोच्च स्थिति पर है। वह सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। वह सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट का तात्पर्य होता है जो दृढ़ स्थल खंड है, यानी कि वर्तमान में जो ये संपूर्ण पृथ्वी दिखाई देती है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, यह विभिन्न प्लेटों से बनी है। ये जो चट्टानें हैं, ये जो संपूर्ण दृढ़ स्थल खंड हमें दिखाई पड़ता है, ये प्लेटें ही हैं जिन पर ये संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण महाद्वीपीय भाग टिका हुआ है, जिस पर मृदा है, जिस पर खेती होती है, घर मकान इत्यादि बनी है, ये प्लेटें ही हैं। प्लेटें न केवल महाद्वीपों में ही पाई जाती हैं बल्कि महासागरों में भी पाई जाती हैं। जो महासागरीय जल टिका हुआ है वे प्लेटों के ऊपर ही टिका हुआ है। जो महासागर का नितल है वे प्लेटें ही हैं। जाहिर सी बात है महाद्वीपों की प्लेटें अधिक चौड़ी यानी कि अधिक गहरी होंगी, उनकी मोटाई अधिक होगी, जबकि महासागरीय प्लेटों की जो मोटाई है वो कम है। तो हमने प्लेटों को समझा और इसमें प्लेट के अतिरिक्त एक और शब्द आया है जो है विवर्तनिकी। विवर्तनिकी को हम समझ लेते हैं, इंग्लिश में इसे टेक्टोनिक कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो प्लेटों के को हमने समझा, जो ये दृढ़ भूखंड दिखाई दे रहा है ये प्लेटें ही हैं जिस पर संपूर्ण पृथ्वी बनी हुई है, जिस पर मृदाएं भवन इत्यादि हमें दिखाई देते हैं। और प्लेटें महासागरों के नितल में भी पाई जाती हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना कि प्लेटें जो है सिर्फ जो स्थल हमें दिखाई दे रहा है वहीं पर प्लेटें हैं। प्लेटें महासागरों में भी पाई जाती हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। प्लेटों को समझने के बाद हम समझते हैं विवर्तनिकी क्या है। विवर्तनिकी से तात्पर्य है हलचल। जब प्लेटों में जब हलचल होती है उसी का जिस सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं उसी को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। यानी कि ये जो प्लेटें हैं उनमें जो हलचल होती है, उनमें जो मतलब कि हिलाव होता है, या जो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी कभी स्थानांतरित भी होती हैं, उसी सभी संबंधित जानकारियों को जिस सिद्धांत में दिया गया है, जिसे एक सूचीबद्ध या संहिताबद्ध सिद्धांत के रूप में दिया गया है, उसी को हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से महाद्वीपों की रचना हुई, किस प्रकार से महासागरों की रचना हुई, कैसे पर्वत बने, कैसे पठार बने, तथा किस प्रकार से भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी निकलते हैं। यह एक अत्यधिक विस्तृत सिद्धांत है जिसे हम स्टैंडर्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, जब एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत तरीके से देखेंगे। आइए चलते हैं इस चैप्टर से आगे। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख तथा ऊपरी ऊपरी बातें दी गई है जिसे हम समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 एवं कुछ बड़ी प्लेटों से बनी है। यह सिद्धांत बताता है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है यह कुछ 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है तथा इसमें जगह जगह पर कुछ छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं। ये 7 प्लेटें यदि आप चाहें तो इनके नाम हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो एडवांस ज्योग्राफी पढ़ते समय सहायक होंगे हमारे लिए। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट,
यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसे आप लोग नोट करिएगा तथा याद करने का प्रयास कीजिएगा और इनका अपने उत्तरों में इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपके उत्तर स्टैंडर्ड क्वालिटी के दिखेंगे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके अतिरिक्त अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इसके अतिरिक्त प्रशांत प्लेट, इसे पैसिफिक प्लेट भी हम कहते हैं। ये 7 प्लेटें रहीं। कुछ कुछ पुस्तकों में 6 प्लेटें ही दी जाती हैं, परंतु इसमें 7 प्रमुख प्लेटें हैं। इसमें कहा गया है कुछ छोटी प्लेटें भी होती हैं, कुछ छोटी प्लेटें, जैसे कि उसका नाम आप सुन लीजिए, जैसे कि जुआंडी फूका एक प्लेट का नाम एक छोटी प्लेट है, तथा कई अन्य छोटी प्लेटें जैसे एक ग्रीनलैंड के पास है, और एक इस उत्तरी अमेरिका के नीचे मैक्सिको साइड में कैरेबियन प्लेट है, जो कि कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो यह सिद्धांत बताता है कि संपूर्ण पृथ्वी कुल 7 प्रमुख प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे अभी हमने देखा, तथा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। अब आइए आगे देखते हैं यह सिद्धांत क्या बताता है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यह पैराग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यह बता रहा है प्लेटों में गति के कारण, प्लेटों में गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। यदि जैसे ये एक बड़ी प्लेट हो गई, इस पर महाद्वीपीय भाग है, यदि ये प्लेटें हलचल करेंगी और एक प्लेटें इधर हैं, ये भी प्लेट अगर हलचल करेगी, तो इन दोनों के बीच में जो है वलन पड़ेंगे। वलन जो दिया गया है यहाँ पे, वलन तथा भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी, इन तीनों टर्मों को समझने का प्रयास करते हैं। वलन का तात्पर्य है जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आती हैं, जैसे एक प्लेट यहाँ पे हो गई, एक प्लेट ये वाली और एक प्लेट ये वाली, यदि एक दूसरे की ओर आएंगे तो बीच में पड़ा हुआ मलबा इस तरह से ऊपर उठ जाएगा, उसमें मोड़ पड़ जाएंगी, जिसे हम वलन कहते हैं। मोड़दार आकृति या लहरदार आकृति जो ऊपर उठ जाती है उसे वलन कहा जाता है। भ्रंशन किसे कहा जाता है, जैसे ये देखिए, जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं तो बीच वाला भाग खाली हो जाता है, यानी नीचे धंस जाता है, तो इसी को भ्रंशन कहा जाता है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा इत्यादि निकलता है, उसे ज्वालामुखी प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि सभी प्लेटों के संचलन के कारण ही संभव हो पाते हैं। तो हमने समझा कि प्लेटों में हलचल होने के कारण जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं उनमें दबाव होता है, जिससे वलन, भ्रंशन इत्यादि पड़ते हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में सामान्य तौर पर प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें
माफ की जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन शब्दों से घबराइए मत, अभी इनका एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। पहले इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति आकार में परिवर्तन आया। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ। यह पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि जो ये प्लेटें हैं जिसे अभी हमने समझा, ये प्लेटें गति करती हैं, इसे भी हमने समझा। तो मुख्यतः ये प्लेटें जो है इस पैराग्राफ में बताया कि ये प्लेटें तीन प्रकार की गतियां करती हैं। कौन कौन सी गतियां करती हैं? पहली गति है अभिसारी अभिसारी गति, दूसरी है अपसारी, तथा तीसरी है क्षैतिज। ये प्लेटें जो हैं ये तीन प्रकार की गतियां करती हैं, अभिसारी, अपसारी तथा क्षैतिज। आइए इनको एक एक करके जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। अब सारी गति में क्या होता है, इसे जो पिछली स्लाइड है उसमें अच्छे से बताया गया है। ये देखिए, ये जो हम यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, अभिसारी गति, इसमें क्या है कि जो दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यानी कि इनमें अभिसरण हो रहा है। अभिसरण का मतलब एक दूसरे की ओर आती हैं तथा उनमें टकराव होता है। इन टकराव से कभी कभी यह होता है कि चट्टानें टूट जाती हैं, या कभी कभी यह होता है कि एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर इस प्रकार से चढ़ जाती है। जैसे एक चट्टान ये है, एक चट्टान जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे चली जाएगी। इसे एडवांस ज्योग्राफी में हम लोग और अच्छे समझते हैं, यहाँ पर सिर्फ बेसिक अपना हम क्लियर कर रहे हैं। हम ये समझना होगा कि प्लेटें तीन प्रकार की गतियां करती हैं। पहली गति है अभिसारी गति, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। दूसरी गति है हमने देखा अपसारी गति। अपसारी गति का मतलब ही होता है अपसरण, अपसरण का मतलब होता है फैलाव, डाइवर्जेंस। इसमें दो प्लेटें, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये दो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जा रही हैं, यानी कि ये एक जो दो प्लेटें होती हैं ये एक दूसरे से हटती हुई जाती हैं। ये अभिसारी गति हो गई। यहाँ पे जो एक तीसरी प्रकार की गति है रूपांतरित गति, या इसे क्षैतिज गति भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्लेटें हैं एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, ना ये टकरा रही हैं ना दूर जा रही हैं, बल्कि एक दूसरे के क्षैतिज ही ये चल रही हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों गतियों को समझा तथा इन गतियों के ही माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि प्लेटों की गतियों से ही बलन पड़ते हैं जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, भ्रंश होते हैं जिससे घाटियों नदियों आदि का निर्माण होता है, तथा मैदानों का भी भ्रंशों से ही निर्माण होता है। और भारत की यदि स्थलाकृतियों को देखो तो इन्हीं प्लेटों की गतियों के माध्यम से ही इनका विकास हुआ है। तो हमने समझा कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वह स्थलाकृतियों के विकास को उत्तम तरीके से समझाने का प्रयास करता है तथा यह बताता है कि संपूर्ण पृथ्वी 7 प्रमुख प्लेटों से बनी हुई है तथा कुछ अन्य गौण प्लेटें भी हैं। इसके अतिरिक्त इन प्लेटों में 3 प्रकार की गतियां होती है, अभिसारी गति, अपसारी गति, रूपांतरित गति या रूप क्षैतिज गति। इन्हीं गतियों के माध्यम से अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इन्हीं गतियों से भारत का भी जो भौतिक स्वरूप है, वर्तमान भौतिक स्वरूप है, उनका निर्माण विभिन्न कालानुक्रमों के माध्यम से हुआ है। आइए चलते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारे स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर पाए जाते हैं। प्लेटों के किनारे ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि जैसे 2 प्लेटें हो गई,
जैसे मान लीजिए एक ये जो हमने बताया था एक प्रशांत महासागरीय पूरी प्लेट, बड़ी वाली प्लेट हो गई, और इधर जो है ये यूरेशियन प्लेट हो गई, इधर उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई। इन प्लेटों यदि हम दृष्टि डालें तो इन प्लेटों, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ही अधिकतर भूकंप आते हैं तथा यहाँ पर अधिकतर ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, जिससे एक सर्कल पूरा बनता है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम कभी कभी जानते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। आइए आगे चलते हैं। प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीप विभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा आर्कटिक के क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पे हम समझते हैं एक महत्वपूर्ण टर्म आया है गोंडवाना भूमि। सर्वप्रथम हम गोंडवाना को समझ लेते हैं। गोंडवाना भूमि से हमारा तात्पर्य है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता है विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से कि पृथ्वी जो थी, पृथ्वी का भूभाग जो था वो एक था और उसके चारों ओर महासागर थे। ये जो बीच वाला भाग था इसको पैंजिया बोला जाता था, इसको पैंजिया बोला जाता था और इसको पैंथलासा। यह पूरा जो भूभाग है यह महासागरों का होता था तथा यह स्थलीय भाग है। कुछ समय बाद ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है जिसे प्राचीन काल के समय को वर्तमान तक में कुछ नामों के द्वारा विभाजित कर दिया गया है, जिसको कार्बोनिफेरस एक बीच में युग पड़ता है, जिसको जानते हैं जब हम एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में इन नामों को हम समझ लेंगे। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि जो कि जीएस के पार्ट में हमें पढ़ना चाहिए, यह ऑप्शनल के लेवल की चीज है, परंतु यहाँ समझने के लिए समझ लेते हैं कि जो ये पैंजिया है यह कार्बोनिफेरस युग में टूटना प्रारंभ हो गया। यह पैंजिया टूटना प्रारंभ हुआ तथा यह बीच से दो भागों में टूट गया। इसका एक भाग ऊपर की ओर चला गया तथा एक भाग नीचे की ओर थोड़ा सा खिसका। इसका जो नीचे वाला भाग है वह गोंडवाना लैंड कहा गया। और ऊपर के भाग को लारेंसिया कहा गया। इसे कभी कभी अंगारा लैंड भी कहा जाता है। यानी कि जो पैंजिया था जब वह टूटा तो उसका जो निचला भाग है, जैसे ये पूरा ग्लोब है, इस मैप में हम देखते हैं, इसमें जब ये जो बीच से ये पूरा भाग है यही गोंडवाना लैंड है, ये इधर का जो पूरा भाग है, और इधर का भाग जो है वो लारेंसिया यानी कि अंगारा लैंड कहा जाता है। तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि प्राचीन जो भारतीय भूभाग है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, जो भारतीय भूभाग है वह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, जिसमें ये तमाम देश आते हैं जिसे हमने देखा, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका। संवहनीय धाराओं ने भूपरपटी संवहनी धाराओं ने भूपरपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिज सागर भू अभिनति में अवसाद चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गई। इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। क्या था कि जब गोंडवाना लैंड अलग हुआ तो वह नीचे की ओर चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो भारतीय भूमि थी गोंडवाना लैंड में, ये जो भारत की भूमि थी तथा ये जो ऑस्ट्रेलियन जो भूमि थी, इनमें उत्तर दिशा की ओर खिसकाव होना प्रारंभ हुआ। ये उत्तर दिशा की ओर चलती रही। जब उत्तर दिशा की ओर चली तो कुछ समय बाद इनकी जो मुलाकात है वह अपने से अत्यधिक बड़ी प्लेट, ये जो यूरेशियन प्लेट है, इससे हो गई। जब ये भारतीय भूभाग इधर चला तो यूरेशियन प्लेट से इसकी मुलाकात हुई, यानी कि इसमें टक्कर हुई। याद कीजिए यह किस प्रकार की गति बनी, जब जो दो चट्टानें एक दूसरे की ओर आ रही हैं और टकरा रही हैं तो किस प्रकार की गति हुई, अभिसारी गति।
इसमें क्या हुआ कि जब ये एक दूसरे से मिली नहीं, तो इस क्षेत्र में जहां आज हमारा हिमालय है, इस क्षेत्र में एक सागर हुआ करता था जिसे टेथिज सागर, जिसे टेथिज सागर के नाम से जाना जाता था। इस सागर में चारों ओर से नदियां आती थी। नदियां अपने साथ अत्यधिक मात्रा में मलबा तथा गाद लाती थी जो वहां पे जमा हुआ था। जब भारतीय भूभाग इस भूभाग से टकराया तो यहाँ पे जमा मलबा उठने लगा और यह एक पर्वत का निर्माण ले लिया। इसी प्रकार हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हमने अत्यधिक विस्तृत तरीके से समझा। आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं आगे। गोंडवाना भूमि एक प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिससे के उत्तर में अंगारा भूमि है। यहाँ वही बात की गई जो इस साइड में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसको आप समझिएगा। चलते हैं आगे। टेथिज के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के बीच धंसने के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जड़ोल निक्षेप से एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। यह पैराग्राफ बता रहा है कि जब हिमालय उठा तो उसका जो निचला भाग था वह अत्यधिक नीचे धंस गया तथा प्रायद्वीपीय भाग भी उठा हुआ था पहले से। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग का जो बीच का हिस्सा था, यानी कि जो आज का उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि का जो ये पट्टी एक दिखती है, यह काफी नीचे धंस गया। यह हिमालय से उतरने वाली जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना इत्यादि नदियों द्वारा लाए गए गाद द्वारा निरंतर भरा जाता रहा। इसमें जो है मिट्टियां झोंकी जाती रही, जिससे यह धीरे धीरे ऊपर उठा और एक जलोढ़ मैदान के रूप में समतल हुआ, जो आज अत्यधिक उपजाऊ मैदान के रूप में, जिसे गंगा के मैदान के रूप में हम जानते हैं। चलिए चलते हैं आगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल ही में भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तर मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाइयों वाली पहाड़ियों से बने हुए हैं। यह एक ओवरव्यू रहा संपूर्ण भारतीय स्थलाकृतियों का। अब आते हैं संपूर्ण भारत के भौतिक स्वरूप को अलग अलग भागों में बांटकर उनका अलग अलग अध्ययन गहराई से करते हैं। तो मुख्य भौगोलिक वितरण में देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थलाकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इसमें संपूर्ण भारत में जितने भी हिस्से हैं उनको अलग अलग बांट कर देखा जाता है कि पर्वत कहाँ पे हैं, मैदान कहाँ पे हैं, पठार कहाँ पे हैं, मरुस्थल कहाँ पे हैं, द्वीप कहाँ पे हैं। यानी कि भारत, संपूर्ण भारत को उनके भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा रहा है। तो संपूर्ण भारत को कुल 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। सर्वप्रथम है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान जो तटों के किनारे किनारे निचले हिस्से होते हैं, और अंतिम यानी छठा है द्वीप समूह। इन सभी भौतिक प्रदेशों को अलग अलग एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं तथा इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। आइए ये देखते हैं आगे। सर्वप्रथम जो पहला भौतिक प्रदेश है वह है हिमालय पर्वत।
भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अभी हमने देखा कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से भारतीय प्लेट जो थी और गोंडवाना सॉरी जो यूरेशियन प्लेट थी उसमें टकराव के कारण टेथीस सागर में जमा मलबा कैसे उठा और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह टर्सरी युग में बना जो अत्यधिक पुराना नहीं है, इसी कारण इसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। और वलित क्यों कहा जाता है? क्यों इसमें लहर यानी मोड़ पड़े हुए हैं, जिस संरचना में मोड़ पड़े हुए होते हैं उसे वलित कहा जाता है। वलित श्रृंखला है यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी जो बहती है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इनकी ऊंचाई कश्मीर में 400 इनकी चौड़ाई जो है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर, यानी कि इन समस्त जो हिमालय श्रृंखला है इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर लगातार कम होती है। इस मैप में हिमालय को हम देख सकते हैं, ये यहाँ से होकर इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार में है। ये इस तरफ चौड़ी तथा इस तरफ सकरा हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। ये संपूर्ण भारत के जो उच्चावच हैं उसी से संबंधित मैप है। अभी इसको हम लोग बाद में देखते हैं, कुछ अभी और विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। उन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी उच्च शिखर है। यह पैराग्राफ बता रहा है कि हिमालय जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि 3 श्रृंखलाओं में। एक सबसे ऊपर श्रृंखला, फिर उसके बाद ये जो सबसे ऊपरी श्रृंखला यानी सबसे उत्तरी जो हिमालय की श्रृंखला है उसे हम आंतरिक श्रृंखला या महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक ऊंची जो श्रृंखलाएं हैं उनका समूह है। इनकी औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है तथा विश्व के सभी ऊंचे जो श्रेणियां पर्वत हैं वो इसी क्षेत्र में पाई जाते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट वो महान यानी ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, गरुला, मंदाता, ये सभी पर्वत है जिसमें से अधिकांश भारत और नेपाल में स्थित हैं। महान हिमालय में वलय की प्रकृति असममित है। जब हम वलय पढ़ेंगे तो असममित क्या होता है, असममित जान लेते हैं कि इसके जो दोनों भुजाएं होती है वो समान, जैसे एक भुजा इतनी झुकी है तो दूसरी भुजा उससे कहीं ज़्यादा या उससे कहीं कम झुकी होगी, यानी कि इनकी दोनों भुजाओं का जो झुकाव होगा वह समान नहीं होगा। इसी को असममित कहा जाता है। तो इसकी जो वलय की प्रकृति है यानी जो झुकाव है वह असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है, यानी यह भाग जो है वह क्रोड यानी ग्रेनाइट जो चट्टान होती है उसका बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जैसा देखा कि इसकी औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है और 6000 किलोमीटर पर स्थित सभी क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ ही होगा। बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है जो कि नदियों के उद्गम का स्रोत बनती हैं। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम, इसे आप ज्ञात करने का प्रयास कीजिएगा और एक चार्ट बना के उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में इससे सीधे प्रश्नों के पूछे जाने की गुंजाइश लगातार होती है तथा
मानचित्र कार्य में भी हमारी सहायता करेगा। चलते आगे चलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है यानी असमान है एवं हिमांचल तथा निम्न हिमालय के नाम से अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलागिर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये जो अभी कुछ नाम आए यह मैपिंग में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। ये सभी जो हैं वो जो निम्न हिमालय यानी कि हिमांचल हिमालय जिसे कहा जाता है, ये जो सबसे पहले आता है उसे ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय जिसे हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर तक होती है तथा इसमें कुछ प्रमुख जो पहाड़ी शहर हैं, जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं जैसे कुल्लू, मनाली इत्यादि की जो घाटियां हैं, वैली हैं, वो इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, यानी कि जो भारत की ओर होते हैं, जैसे कि सबसे जो उत्तर की ओर होती है उसे ग्रेटर हिमालय, फिर हिमांचल या मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो जो भारत की सबसे बाहरी श्रृंखला होती है उसे शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर होती है तथा ऊंचाई 900 से 1000 किलोमीटर होती है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी जलोढ़ के मोटी परत से ढकी हैं। निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो ये वाला हिमालय है जिसे हिमांचल हिमालय और इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है, इसके मध्य जो घाटियां पाई जाती हैं उसे दून घाटी कहा जाता है। जैसे देहरादून, ये कोटली दून, पाटली दून इत्यादि जो घाटियां इन दोनों हिमालय के बीच में पाई जाती हैं उसे दून कहा जाता है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम तथा पूर्व में स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अभी हिमालय को हमने उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित किया, जिसे का पहला भाग है ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इसी क्रम में हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर भी विभाजित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगा। इस वर्गीकरण में नदी घाटियों को सीमाओं के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच जो होगा, ये सिंधु नदी हो गई, ये सतलज नदी हो गई, इसके बीच का जो भाग हिमालय का होगा उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय को पहले कश्मीर और उसके निचले हिस्से को हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज से काली नदी के बीच स्थित हिमालय के का जो भाग होता है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता से दिहांग नदी असम हिमालय के नाम से जानी जाती है। जो सतलज से काली नदी के बीच का हिमालय का भाग पड़ता है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है तथा जो काली नदी से तिस्ता नदी के बीच पड़ता है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाता है, जिसमें माउंट एवरेस्ट आता है। इसके अतिरिक्त तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक के बीच का जो हिमालय होता है उसे असम हिमालय कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सीमा
बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग खड्ड यानी गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीक्ष्ण मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जैसे यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यह सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। इधर से हिमालय आने के बाद यहाँ से एक तीक्ष्ण मोड़ बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तथा भारत की पूर्वी सीमा का यानी कि जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर इत्यादि का जो निर्माण करता है सीमा का, वो जो है वो हिमालय का ही हिस्सा होता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिस्सा है इसे पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों तथा औषधि शैलों से बनी हुई है तथा इन पे घने जंगल पाए जाते हैं। पूर्वांचल में, यहाँ पे देखिए, पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर यानी कि कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो इसी का हिस्सा है। भारत के जो भौतिक प्रदेशों हैं उनमें पहला हिमालय, जिसे हमने देखा कि हिमालय किस प्रकार से बना, उसकी विशेषताएं क्या हैं, यह किस किस अध्ययन की दृष्टि से इसे किस किस भाग में तथा किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। भारत के भौतिक स्वरूपों में हमारा अगला प्रकार है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान देखते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि उत्तर का मैदान बना कैसे। उत्तर का मैदान हिमालय से बहने वाली नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया, उनके जमा होने से ही जो उत्तर का मैदान बना। जैसे उत्तर प्रदेश का ये जो हिस्सा है, पंजाब और बिहार वाला जो ये पट्टी है, यह इन्हीं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो नदियों द्वारा लाई गई जो अवसाद थी, जिसे जलोढ़ मृदा से कहा जाता है, उसे बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो संपूर्ण उत्तर का मैदान है वह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। यह सघन जनसंख्या वाला है क्योंकि यह अत्यधिक उपजाऊ होता है तथा सघन जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। यहाँ समृद्ध मृदा पाई जाती है, जलवायु यहाँ की अनुकूल होती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियों के निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी अपनी गति को कम कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। यह पैराग्राफ बता रहा है कि जो नदियां हिमालय से उतरती हैं वह मैदानी क्षेत्रों में आकर अपना वेग कम कर देती हैं और अपने साथ लाए जा रहे कंकड़, बालू, मिट्टी आदि को छोड़ देती हैं, जिससे इस संपूर्ण मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी है। दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। जैसे ये दो नदियां यदि प्रवाहित हो रही हैं तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है इसे ही दो आब कहा जाता है। यही चीज बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान, बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान बंटवारे के समय में बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के हिस्से में गया, जो कि पंजाब में 5 नदियों के द्वारा बनाया गया था। तो उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है पंजाब का मैदान, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज नदियों जो हिमाचल से निकलती हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र के मैदान में पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। यानी कि
एक ऊपरी हिमालय सॉरी ऊपरी गंगा का मैदान, फिर उसके बाद मिडिल गंगा का मैदान, उसके बाद निचला गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। यह विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति की विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। यह पैराग्राफ बता रहा है कि समतल मैदान यानी उत्तरी का जो मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है, उसे सामान्यतः एक समतल मैदान समझ लिया जाता है, यानी कि सभी जगह समान है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी कुछ भिन्नताएं हैं जिनके आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा यानी उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। आइए इसके विभाजन को देखते हैं। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर, जो नदियां हिमालय से नीचे उतरती हैं वह 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं, जिसे भाभर कहा जाता है। जब नदियां पर्वतों से मैदानी भागों में आती हैं तो उन जो बड़े बड़े पत्थरों के जो हिस्से उनके पास होते हैं वो यहीं जो पर्वतों के निचले हिस्से होते हैं वहीं पर छोड़ दिए जाते हैं। इस तरीके से 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी बनती है जिसे भाभर कहा जाता है। तो भाभर को हमने समझा कि जो नदियों द्वारा लाए गए जो बड़े बड़े पत्थरों के गुटके होते हैं, जब वो पहाड़ों के गिरपद में यानी पहाड़ों के नीचे ही छोड़ दिए जाते हैं भार ज़्यादा होने के कारण, उससे बना जो मैदान होता है उसे भाभर के नाम से जाना जाता है। सभी सतहें इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें नदियां जब घुसती हैं तो वो विलुप्त हो जाती हैं यानी दिखाई नहीं देती हैं, कुछ समय बाद वह पुनः दिखाई देती हैं। इस पट्टी यानी कि जो भाभर पट्टी है के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे तराई कहा जाता है। जब भाभर में गायब हुई नदियां जिस स्थान पर निकलती हैं तो वहां पर्याप्त जल दिखाई देने लगता है अचानक में, जिससे दलदलों का निर्माण होता है। इसे तराई क्षेत्र कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। यह वन्य प्राणियों से भरे घने जंगलों का क्षेत्र था। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। उत्तरी मैदान का जो विशालतम भाग है वह पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो भारतीय उत्तर का मैदान है यह नई जलोढ़ तथा पुरानी जलोढ़ 2 प्रकार की जलोढ़ों से बना हुआ है। जो पुरानी जलोढ़ है वह भांगर के नाम से जाना जाता है तथा जो नई जलोढ़ है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, यानी कि जो खादर होते हैं इनमें प्रत्येक वर्ष ऊपर से नई मृदा चढ़ जाती है, जबकि जो भांगर होते हैं उसमें नई मृदा नहीं आती, यानी वो पुराने जलोढ़ होते हैं। ये अत्यधिक यानी खादर अत्यधिक उपजाऊ होते हैं तथा खेती के लिए अत्यधिक ही आदर्श माने जाते हैं। हमने हिमालय के पश्चात भारतीय मैदान को देखा तथा उसकी विशेषता, उसके निर्माण को समझा। यह जाना कि भारतीय मैदान अपनी विशेषता में सभी जगह समान नहीं है, वह कई जगह तथा अपनी अलग अलग विशेषताओं को लिए या समेटे हुए है, जिसको हम उनकी विशेषता के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाभर, दूसरा तराई, तीसरा भांगर, चौथा खादर। इनकी विशेषताओं को हमने अच्छे से देखा तथा समझा। अब आइए भारत के भौतिक स्वरूपों का जो अगला भाग है, जो अगला प्रदेश है उसे देखते हैं। वह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को संपूर्ण भारत का सबसे स्थिर क्षेत्र माना जाता रहा है। यह सबसे प्राचीन भी है, यहाँ सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार को
जो भारत की मेज भी कहा जाता है क्योंकि यह ऊंची उठी स्थलाकृति के समान दिखाई देता है, जो मेज के समान लगता है, इसे मेज भी कहा जाता है। जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि को टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग की चौड़ाई एवं छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार को दो भागों में बांटा जा सकता है, मध्य की उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य की उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहला मध्य की उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। जो मध्य की उच्च भूमि है वह जो विंध्य का क्षेत्र है उसके उत्तर का जो भाग है, जिसे मालवा का क्षेत्र या मालवा का पठार कहा जाता है, उसे हम मध्य की उच्च भूमि कहते हैं। विंध्य श्रृंखला के दक्षिण उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई जो मध्य भूमि है, यह इसके जो उत्तर पश्चिम में अरावली तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत स्थित है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान में बलुई तथा पथरीली मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में जो चंबल, सिंध, बेतवा के नदियां बहती हैं, वे नदियां जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जो कि इस प्रदेश के ढाल को प्रदर्शित करती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो मध्य की उच्च भूमि है उसके जो पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। जो इसका पूर्व जो इधर वाला हिस्सा होता है, जो भारत का इस साइड का हिस्सा होता है, ये विंध्य पर्वत हो गया, ये अरावली हो गई। ये वाला हिस्सा मध्य की उच्च भूमि है। इसका जो ये पूर्वी भाग है इसे बघेलखंड, बुंदेलखंड कहते हैं तथा ये वाला हिस्सा जो है जो दामोदर नदी द्वारा प्रभावित होता है, इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो दक्षिण का पठार जिसे दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, यह त्रिभुजाकार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और महाकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। आप एक एटलस को खोलिएगा और उसमें जो ये मध्य का जो पठार है, दक्षिण का पठार है, उसको अच्छे से देखिए तथा उसमें जो है वो सतपुड़ा की श्रेणी को खोजने का प्रयास कीजिए। महादेव, कैमूर की पहाड़ी, महाकाल की श्रृंखला को भी खोजने का प्रयास कीजिए। दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलांग पठार, उत्तरीय कछार के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो पठार है ये मध्य उच्च का इसका भाग जो ये उत्तरी भारत में भी देखा जा सकता है, जिसे मेघालय का पठार तथा कार्बी एंगलांग का पठार भी कहा जाता है इस क्षेत्र में।
दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट हैं। ये जो दक्षिण का पठार है उसके पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी भाग में पूर्वी घाट, ये नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है, वे सतत और उनमें केवल दर्रे के द्वारा पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे ये पश्चिमी घाट हैं, उनमें ये दर्रे हैं जिन्हें आप अपने एटलस के माध्यम से ज्ञात करने का प्रयास कीजिएगा। जो पश्चिमी घाट है वह सतत रूप से है तथा जो पूर्वी घाट है वह नदियों द्वारा काट दिया गया है तथा यह कम ऊंचा है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि पश्चिमी घाट जो होता है वह अत्यधिक प्रचुर मात्रा में वर्षा को प्राप्त करता है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल में आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे जो शिखर हैं उनमें सबसे ऊंचा शिखर है अनाई मुंडी, यानी कि पश्चिमी जो पश्चिमी घाट है इसका सबसे ऊंचा शिखर अनाई मुंडी तथा डोडा बेटा है। इसके बाद पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। इसके अलावा पूर्वी घाट में दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियां हैं। उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाई कनाल जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों के मानचित्र में आप ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी जो है वो पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों में स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाती है कि काली मृदा है, जिसमें दक्कन ट्राइब के नाम से जाना जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें काली मृदा पाई जाती है जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले लावे से बनी है, जिसे दक्कन ट्राइब के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसमें आग्नेय शैल पाए जाते हैं। वास्तव में इस शैल में समय के साथ अपरदन हुआ जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमने भारतीय प्रायद्वीप को देखा तथा उसके विभिन्न भागों को समझा, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट को समझा। इसे आप एक बार पुनः से अपनी जो टेक्स्ट बुक होगी उसमें पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तथा एटलस साथ में रखकर मानचित्रों में उन स्थानों को लोकेट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की अगला जो भौतिक क्षेत्र है उसमें है भारतीय मरुस्थल। अरावली देखते हैं। यहाँ अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ सरिताएं दिखती हैं जिसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरखान जो कि एक स्थलाकृति है, बालू अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान के समूह को देख सकते हैं। बरखान एक प्रकार की अर्धचंद्राकार स्थलाकृति होती है जो कुछ इस प्रकार से होती है, जो बालू के टीले होते हैं। मुख्य रूप से इस दिशा से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो यहाँ से बालुओं को उड़ाकर यहाँ पे जमा कर दी जाती हैं, जिससे इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। अब आइए अपने अगले भौतिक प्रदेश को देखते हैं, तटीय मैदान।
प्रायद्वीपीय पठार के किनारे सकड़े तटीय पट्टियों से बने हुए हैं। जो प्रायद्वीपीय हमारा जो पठार है उसके जो किनारे हैं वो संकीर्ण पट्टियों से बने हुए हैं, जिन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिम घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तथा मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। यानी कि जो तटीय मैदान है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे ऊपरी ऊपरी भाग है उसे हम कोंकण का तट, तथा जो मध्य का भाग है उसे कन्नड़ का मैदान, और जो निचला हिस्सा है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान जो है वह पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसकी अपेक्षा थोड़ा चौड़ा और समतल है, क्योंकि यहाँ नदियों का प्रवाह होता है। उत्तर भाग में उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में उसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कृष्णा कावेरी इस तट में विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। भारत के तटीय जो मैदान हैं वे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के किनारों पर स्थित हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि हमने पीछे देखा। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके सबसे ऊपरी भाग को कोंकण का तट, मध्य भाग को कन्नड़ का तट तथा निचले वाले भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान जो है इसके ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार तथा निचले हिस्से को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भौतिक प्रदेशों की श्रृंखला में हमारी अंतिम प्रदेश है द्वीप समूह। आप पहले देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि भारत में पर्वत, पठार मैदान, तटीय मैदान इत्यादि पाए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का भी समूह है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि जो केरल है उसका जो मालाबार, हमने देखा कि जो केरल का इधर वाला हिस्सा होता है उसका जो ये निचला भाग है उसे मालाबार तट कहा जाता है। उसके पास लक्षद्वीप समूह है। इसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए इस पैराग्राफ में बोल रहा है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यानी कि जो लक्षद्वीप है वह प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 में इन सभी का नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। करावती द्वीप लक्ष का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि यह इस क्षेत्र की राजधानी के रूप में इसे हम जान सकते हैं। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यह लक्षद्वीप की बात चल रही है। अब बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। जो हमने देखा कि हिमालय ब्रह्मपुत्र से सीधे दक्षिण की ओर अचानक घूम कर आता है। उसी का कुछ हिस्सा जो है समुद्र में डूब गया है, तो वही इस क्षेत्र में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत में एकमात्र
सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसे बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। यह एक सप्लीमेंट्री जानकारी कुछ यहाँ पर दी गई है। विभिन्न भू आकृति विभागों पर विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तर पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तर मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इसमें प्राचीन सभ्यताओं का विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसमें देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियां भविष्य के विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। हमने भारत के सभी भौतिक प्रदेशों को अत्यधिक विश्लेषणात्मक तरीके में देखा तथा समझा। ये जो सभी प्रदेश हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये एक दूसरे के ही परिणाम है तथा एक दूसरे के सहायक हैं। उत्तर का मैदान जलवायु की दृष्टि से तथा जो हिमालय का मैदान है भारत में वर्षा कराने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर का मैदान हमें अत्यधिक मात्रा में अन्न उत्पादित करके देता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वह हमें खनिजों को देता है, जो हमारे विकास तथा औद्योगिक विकास में सहायक होते हैं। इसी प्रकार जो द्वीप हैं वे हमारी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। अतः जो भारत है यह भौतिक स्वरूपों की दृष्टि से अत्यधिक विविधता भरा रहा है, परंतु ये भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हमने भारत के सभी भौतिक स्वरूपों को एक विश्लेषणात्मक तरीके में देखा, जिससे हम इस अध्याय को अब समाप्त करते हैं। इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसे आप पढ़िएगा तथा इसके उत्तर अवश्य देने का प्रयास कीजिएगा। यह टॉपिक भारत के भूगोल की शुरुआती समझ को बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे यदि आप अभी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो जब हम एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपकी एक बेसिक समझ जो बनी रहेगी वह उसे और ज़्यादा मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।